नमस्कार। आज हम श्रीकांत वर्मा के लेखन परिचय का पार्ट 2 देखने वाले हैं। असल में इससे पहले के वीडियो में मैंने श्रीकांत वर्मा का थोड़ा जीवन परिचय और थोड़ा लेखन परिचय आप लोगों को दिया था, लेकिन मुझे खुद को अंदर से कहीं लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट तो अभी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना ज्ञान हमें है उतना इम्पार्ट कर देना हमारी ड्यूटी बनती है। तो देखें जरा श्रीकांत वर्मा का थोड़ा और लेखन परिचय। श्रीकांत वर्मा की कविता में प्रकृति की आमद नए शहरी मनुष्य की सबसे दर्दनाक अवस्था का निरूपण है। उनके संग्रह जलसा घर की एक कविता में उसका पात्र भटका हुआ है, वह समरकंद ढूंढता है। यह जड़ों की तलाश है और अत्यंत कारुणिक है। समरकंद अब कितनी दूर है, वह चिल्लाता है। कोई जवाब नहीं। रास्तों पर भीड़ है, बाबर भीड़ के बीच से गुजरता है, वह गिड़गिड़ाता है। समरकंद अब कितनी दूर है। वह शहर देखकर रुकता है। समरकंद समरकंद बुर्ज देख बाबर किलकारी भरता है। समरकंद पीछे रह गया, कहता हुआ शहरयार बाबर के पास से गुजरता है। इसी बिंदु पर श्रीकांत वर्मा का काव्य गहन त्रासदी और विडंबना का काव्य बन जाता है। मणिकर्णिका का डोम मणिकर्णिका को संबोधित करता है। दुखी मत हो मणिकर्णिका, ऐसे भी शमशान हैं जहां एक भी शव नहीं आता, आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। श्रीकांत वर्मा की एक कविता में सब लौट कर आते हैं। देखें जरा इसको, लौट कर सब आएंगे, लौट कर सब आएंगे, सिर्फ वह नहीं जो युवा था। युवावस्था लौट कर नहीं आती, आया भी तो वही नहीं होगा। यह मगध से ली गए अंश हैं कविता के। विडंबना लौट कर आने में नहीं रहती, वह आखिरी दो संक्षिप्त पंक्तियों में सन्निहित हो जाती है, आया भी तो वही नहीं होगा। श्रीकांत वर्मा जिस दौर में लिख रहे थे उस समय की कविता पर फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का, उसके अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। यूरोप में यह विचारधारा दो विश्व युद्धों के बीच पनपी थी। अस्तित्ववाद मानता था कि मनुष्य के लिए मूल्यों का निर्धारण उसके आत्मगत ज्ञान के जरिए ही संभव है, वह वस्तुगत ज्ञान का निषेध करता था। लेकिन जिस परिवेश में भारतीय साहित्य में अस्तित्ववादी एहसासों का हस्तक्षेप हुआ, वह यूरोप के परिवेश से भिन्न था। यूरोप युद्ध से तबाह था, तो भारतीय समाज औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से निकलकर अपना भविष्य तलाश रहा था। ऊपर से बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, नगरीकरण के दबाव से जनित पलायन, राजनीतिक शुचिता का अभाव, चारों ओर फैली सामाजिक विषमताएं, अन्याय, सब मिलकर एक ऐसे वातावरण रच रहे थे, एक ऐसे वातावरण की रचना कर रहे थे जो परिवेशगत भिन्नता के बावजूद अनुभूतिगत समानता में अस्तित्ववाद के निकट था। कुंवर नारायण के खंडकाव्य आत्मजयी के नचिकेता पर अपने आलेख, जो कि 1965 में छपा था, श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, दो तरह के नरक हैं, एक समृद्धि का और एक दारिद्र्य का। एक में आदमी जीते जी दफन है, दूसरे में मरने को अभिशप्त। दोनों तरह की मृत्यु मृत्यु है, दोनों तरह का साहित्य साहित्य है, और उसे उसी जीवन संदर्भ में रखकर देखना चाहिए जिसका वह दावा करता है या जिससे वह पैदा हुआ। श्रीकांत वर्मा ने उन जीवन संदर्भों को अपने तीक्ष्ण इतिहास बोध से और अधिक धार दी। उनकी सर्जना की भावभूमि का स्रोत क्या था? उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मेरे चारों ओर मृत्यु थी, गरीबी, भुखमरी। ये जो मृत्यु थी, ये असहायता से उत्पन्न हुई मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मृत्यु थी जिसे सैकड़ों नामों से पुकारा जा सकता था। आत्मनिर्वासन, अब देखिए ये भी मृत्यु हैं, मृत्यु के प्रकार हैं। देखिए, आत्मनिर्वासन, सामाजिक पलायन, प्रेम विफलता, मूल्यहीन संसार में जीने का एहसास, चारों ओर मरने या मार दिया गया का शोर, मारो या मार दिया गया का शोर, इन सब के बीच एक निर्दोष बौद्धिक रचना करने के लिए मैं और मेरे चारों ओर की परिस्थितियां यही थीं।
तो देखिए वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो बौद्धिक रचनाएं की हैं। मैंने लिखकर, फिर चाहे वे कविताएं हों या कहानियां, जीवन और मरण को ही सहस्त्रों व्यंग्यों और पात्रों के रूप में याद किया है। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास ने लिखा है कि उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ राम का स्मरण किया है। उनके साहित्य में जीवन मरण का यह स्मरण किसी रहस्यवाद से परे है। बात सीधी सपाट है। आदमी अपने रक्तचाप से मरता है, अपने पाप से नहीं। ये वाली बात मैं दोहरा रही हूँ, इसका कारण है, ये मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है, लेकिन इसे दोहराने का कारण है जो उनका वक्तव्य है कि आदमी अपने रक्तचाप से मरता है, अपने पाप से नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी कविताओं और अन्य साहित्य को जानने का ये एक सूत्र है। इस सूत्र को सामने रखकर उनकी कविता के माध्यम से आधुनिक मनुष्य का संत्रास, उसका संघर्ष और हर पग विसंगतियों से आवेशित जीवन बोध बिल्कुल नग्न वास्तविकताओं के साथ प्रकट होता है। उनकी कविता सिर्फ प्रलाप की कविता नहीं रहती, वह कटाक्ष की कविता बन जाती है, लेकिन उग्र नहीं, उग्र कटाक्ष नहीं, करुण कटाक्ष की। यह करुण कटाक्ष उग्र और उत्तेजित वक्तव्य से अधिक मर्मांतक है। अभी जो मैं कविता प्रस्तुत कर रही हूँ इसे बड़े ध्यान से सुने और समझें। मुझे मृत्यु ने दबोचा, मुझे मृत्यु ने दबोचा, मुंह में दबाए कुछ देर खपरेल खपरेल चलती रही। दर्शकों ने सोचा गया। मुझे मृत्यु ने दबोचा, मुंह में दबाए कुछ देर खपरेल खपरेल चलती रही। दर्शकों ने सोचा गया, मगर तभी मृत्यु ने बिना किसी वजह मुझे छोड़ दिया। छोड़ा तो क्या, मुंह से गिरा दिया। दर्शकों की करुणा निराशा में बदल गई। भीड़ छंटने लगी। मैंने पुकारा रुको, मगर फिजूल। मैंने कहा सुनो तो भाइयों, मैं अभी मरा नहीं हूं, मगर फिजूल। तब मैंने कहा रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। रुक गए पैर अपने और गैर, दोनों मेरी ओर मुड़ पड़े। मैंने कहा सबको मरना है। यह सुनते ही भीड़ मुझ पर टूट पड़ी, झपट पड़ी। पूरी कविता एक गतिक बिंब है, समाज के निपट अनैतिक और मूल्य विहीन होते जाने का एक गतिक बिंब। मृत्यु को तमाशे में बदल देने वाले समाज की बेपर्दगी। यह मूल्य विहीनता देशज नहीं सर्वत्र है, यानी सिर्फ देश में नहीं उत्पन्न है बल्कि सब जगह विद्यमान है। श्रीकांत वर्मा की कविता में 20वीं सदी के मनुष्य के युद्ध विलास का चित्रण उन्हें अपने समकालीन मित्र लेखकों से दूर ले जाता है। वह स्थानबद्ध नहीं रहते, नींद में चलता हुआ यूरोप देखते हैं। शांति मोर पंख की तरह किताब में रखी हुई है और पृथ्वी की एक एक सड़क पर आदमी भाग रहा है। कवि लिख रहा है मगर वह थक जाता है, कलम को किनारे सरका देता है, हताश कहता है संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है 20वीं शताब्दी में मनुष्य के साथ। कांपते हैं हाथ। श्रीकांत वर्मा इतिहास के अपवादों और शांत अवकाश प्रिय स्थलों को अपने यात्रा संस्मरणों में एक अलग नजरिए और भाषा के साथ देखते हैं। स्वीडन में घूमते हुए वह उसे शेष यूरोप से भिन्न एक व्यक्तित्व देते हैं, एक मछुए का व्यक्तित्व। वह अपनी डायरी में लिखते हैं, स्वीडन यूरोप का हिस्सा नहीं लगता। स्वीडन की जनता को यूरोप की गतिविधियों से अधिक समुद्र और मछलियों में दिलचस्पी है। स्वीडन समुद्र के किनारे बैठे हुए मछुए की तरह है जिसके पास अनंत अवकाश है। यूरोप और उसकी संस्कृति पर उनके यात्रा संस्मरण कुछ ऐसे लिखे गए हैं कि आप उन्हें पढ़ते पढ़ते यूरोप के इतिहास की बर्बरता और उसके सांस्कृतिक प्रदेय को एक चलचित्र की भांति सामने से देखते हुए महसूस कर सकते हैं। 1984 में मगध प्रकाशित हुआ, इनका कविता संग्रह है, अंतिम कविता संग्रह है। 1984 में मगध प्रकाशित हुआ जो उनका
अंतिम कविता संग्रह था। इस काव्य संग्रह की अधिकांश कविताओं के शीर्षक या तो प्राचीन गणराज्य हैं या ऐतिहासिक आख्यानों के नायक। उनके माया दर्पण और जलसा घर का विप्लव मगध में आते आते तिरोहित हो जाता है। मगध की कविताओं में वे मानो स्वयं अनंत अवकाश पाए हुए मछुए में तब्दील हो जाते हैं, जिसे कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अधीरता नहीं है, अतीत वर्तमान में मिल जाता है। कविताएं शब्द मात्र न रहे किसी स्ट्रीट फोटोग्राफर द्वारा ली गई तस्वीरों में बदल जाती हैं। अपने काल से 2 वर्ष पूर्व, काल यानी अंत, अपनी मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व 1984 की शीत ऋतु में 30 जनवरी को मगध के बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। अवंती, मालवा, उज्जैनी, शिप्रा, चंपा, काशी, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कोसल, कलिंग, आम्रपाली, चंद्रगुप्त, बिंबसार, अशोक, अजातशत्रु पात्रों, चरित्र नायकों, नगरों, स्मृतियों का एक रेला है जो चला आ रहा है, एक भीड़ है जो उमड़ पड़ रही है। इनका मुख्य सरोकार है मृत्यु, संहार, नैतिक क्षय। इन सब के माध्यम से उन्होंने अपनी कविताओं में क्या चित्रित किया? मृत्यु, संहार, नैतिक क्षय। इन कविताओं का संग्रह 2 महीनों में लिख दूंगा। नाम होगा मगध। मैं जानता हूँ मगध क्या है, कालातीत काल। श्रीकांत वर्मा का साहित्य आधुनिक मनुष्य और काल के मध्य ठने मल्ल युद्ध का साहित्य है, जिसमें कभी एक भारी है और कभी दूसरा। इतना अवश्य है कि यह मल्ल युद्ध अनिर्णीत है। न काल थका है, न उससे लड़ते हुए मनुष्य निढाल हुआ है। वह खुद इससे लड़ते हुए पराजित न हुए थे। जीने की, अब देखो क्या कह रहे हैं वो, जीने की इच्छा रखना मोह नहीं, अभिलाषा है। मित्रों के सवाल के जवाब में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक कविता लिखी। क्या लिखी देखें। मित्रों, यह कहने का कोई मतलब नहीं कि मैं समय के साथ चल रहा हूँ। सवाल यह है कि समय तुम्हें बदल रहा है या तुम समय को बदल रहे हो। मित्रों, कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि मैं घर आ पहुँचा। सवाल यह है, इसके बाद कहाँ जाओगे? थैंक यू। फिलहाल श्रीकांत वर्मा जी के बारे में इतना ही, लेकिन हाँ, अभी सिलेबस की बात करें तो उनकी एक छोटी कविता बच रही है। अगले वीडियो में मैं वो लेके आती हूँ आपके सामने। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।